देखिए, कैपिटल गेन आपका तभी होता है जब दो बातें कंफर्म होती हैं। क्या? एक तो आपका कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, प्लस उसका ट्रांसफर हो रहा हो। कैपिटल एसेट्स में क्या आता है? आपकी कोई बिल्डिंग है, लैंड है, प्रॉपर्टीज वगैरह है, ठीक है। वो सारी चीजें कैपिटल एसेट्स में जो जो चीजें आती हैं, वो चाहे टेंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, सारे कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। प्लस उसका ट्रांसफर कर रहे हो आप। ट्रांसफर मतलब सेल का मतलब है। और बहुत चीजें हैं जिसका भी करते हैं आगे। तो ट्रांसफर हो रहा हो, फिर रिपीट कर रहे हैं कि कैपिटल एसेट्स है उसका आप ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो दो चीजें कंबाइन हो जाती हैं, आपकी शर्तें पूरी होती हैं, तो आपका उसमें कैपिटल गेन होता है। अब कैपिटल गेन भी हो सकता है या उसमें कैपिटल लॉस भी हो सकता है, बट कैपिटल नाम कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस हो सकता है। अब ये ट्रांसफर होगा, कैपिटल गेन जो होना है, ये आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है इसका कोई कंडीशंस हैं, कब कब होंगे हमारे शॉर्ट टर्म और कब हो जाएंगे लॉन्ग टर्म, वो हम सारे प्रोविजंस में बात करते हैं। आपके मेन सिस्टम ये था, नॉर्मली समझते हैं हम लोग कि कैपिटल एसेट्स है उसका हम सेल करें। जैसे हाउस है, जब हाउस को आपने रेंट पर दिया था, रेंट की इनकम आई थी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में गया था। लेकिन वही हाउस अगर आप सेल कर दे रहे हैं, तो हाउस हमारा क्या है? कैपिटल एसेट्स होता है, प्रॉपर्टी है। उसको आपने ट्रांसफर कर सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेल हो गई। तो उस पर जो इनकम होगी आपकी, प्रॉफिट होगा, वो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है। तब हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी इनकम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो जाता है, आपने ट्रांसफर कर दिया है उस चीज को। अब वो चाहे शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, कैसे होगा, क्या कंडीशन से, आइए इस चीज से बात करते हैं, फॉर्मेट समझते हैं, आपके सामने ले चलते हैं बुक पर आपके। देखो, देखिए, आपको दिया पहले फॉर्मेट दे रखा है आपको यहाँ पर कि कैसे करते हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन में। देखिए पहले लिखा है शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बात करें तो जितना आपने सेल किया है, जो सेल प्राइस मिला आपको, जो सेल कंसिडरेशन आपकी वैल्यू आई है, उसको लिखिए। उसमें से एक्सपेंसेस करिए, ब्रोकरेज वगैरह जो आपने एक्सपेंस किया है, बस वही लेस होगा आपका, एसटी लेस नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आएगा नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। उसमें से आप जितने में परचेस किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने एक्वायर किया था, परचेस किया था, उसी कॉस्ट को आप लेस कर दीजिए। उसके बाद जो आपका आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाएगा। उसमें से आप 54B 54D का डिडक्शन लेस कर लीजिए। क्या होता है 54BD, आगे हम बात करने वाले हैं अदर डिटेल में हम लोग अभी। ठीक है। तो डिडक्शन देने के बाद, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या देते थे हम लोग, 24A 24B, यहाँ क्या दे रहे हैं 54B 54D दे रहे हैं। डिडक्शन देने के बाद जो वैल्यू आपकी आई, वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम चार्जेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया आपका। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म का आपका आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं अगर लॉन्ग टर्म वाले की। फर्क इतना हमने बताया था आपको कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, हमको इंडेक्स की बेनिफिट मिलती है, और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स की बेनिफिट नहीं मिलती है। यहाँ चाहे तो उसमें आप उसमें लिख भी सकते हैं, आप लिख लीजिए, याद रहेगा आपको। यहाँ इसमें आप लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म वाले में नो इंडेक्स बेनिफिट, शॉर्ट टर्म इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता। और लॉन्ग टर्म वाले में क्या होता है, इंडेक्स बेनिफिट मिलता है। क्या होता है इंडेक्स बेनिफिट? मतलब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई मतलब ध्यान रखते हुए, महंगाई को इन्फ्लेशन ध्यान रखते हुए उसके वैल्यू हमको इंडेक्स मिलता है। जैसे कि अगर हमने 10 लाख का परचेज किया है कोई प्रॉपर्टी 10 साल पहले, आज उसको सेल करने जा रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 लाख की वैल्यू आज तो कुछ बढ़ी होगी महंगाई कारण, जो हमने 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 साल पहले फिर से आज खरीदना होगा, तो क्या उतने मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, कि मनी वैल्यू तो और डाउन होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हम उसको खींच करके क्या लाएंगे, आज की वैल्यू को ले आएंगे, यानी महंगाई के हिसाब से जो वैल्यू 10 लाख रुपए 10 साल पहले थी, तो उसकी वैल्यू आज क्या होगी, उस पर इंडेक्स के हिसाब से हम लोगों को, इंडेक्स गवर्नमेंट जारी करती है, उसके हिसाब से हम लोग उसकी वैल्यू पता करेंगे और वो घटाएंगे। हो सकता है 10 लाख की वैल्यू आज के हिसाब से 18 लाख हो गई हो, 15 लाख हो गई हो। ठीक है ना। तो हम अगर 20 लाख को उसको सेल कर रहे हैं, तो 10 लाख नहीं लेस करेंगे, इनकम 10 लाख की आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स लेस करेंगे। इंडेक्स लॉस होने के बाद मान लो 20 लाख हमने बेचा है, 10 लाख का परचेज किया था, और आज की वैल्यू महंगाई के हिसाब से 18 हो चुकी है, तो हम 20 लाख में से 18 लेस करेंगे कॉस्ट के तौर पर,
इंडेक्स कॉस्ट लेस करेंगे, इनकम 2 लाख से दिखाएंगे हम कि जो महंगाई बढ़ी उसमें हमारी क्या गलती है, तो हम उसको इनकम क्यों माने हम। इसलिए हम महंगाई को बढ़ाने के बाद वैल्यू जो आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट, इंडेक्सेशन वैल्यू करने के बाद फिर प्रॉफिट निकालते हैं। अब कैसे कैसे करते हैं धीरे धीरे सब बात आपको मालूम चलेगी, ठीक है। आइए वापस चले बुक पर, इजीली सब कुछ आ जाएगा, धीरे 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 आएगा। देखो लॉन्ग टर्म बात करते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म वाले में सेम है, आपने सेल प्राइस आप यहाँ लिखिए और उसके बाद जो आपने ब्रोकरेज एक्सपेंस किया है ऑन सेल उसको घटाइए, तो आपका आएगा नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। उसमें से आप बस फर्क ये रह गया कि जो आप इंडेक्स लेस करते थे, सॉरी कॉस्ट लेस करते थे, अब कॉस्ट हम क्या लग जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट, यानी कि उसकी महंगाई ऐड करते हुए तब आप लेस करिए। और फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू जो आपने क्या किया जिस साल आप सेल कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं उस साल का इंडेक्स डिवाइड बाई जिस साल परचेज किया था परचेज ईयर इंडेक्स। समझ आई, ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन COA इनटू करंट ईयर इंडेक्स जिस साल आप सेल कर रहे हैं डिवाइड बाई परचेज ईयर का इंडेक्स, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नॉर्मली दिया रहता है। तो आपकी इंडेक्स कॉस्ट मिल जाएगी, उसको लेके घटाइए। अब बस याद रहे कि आपको सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल वाले में आपको बॉन्ड इंडेक्स वाले नहीं मिलता है, बॉन्ड वाले में अभी डिटेल में और बात पीछे होगी फॉर्मेट में। अभी यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगी आपकी उस वैल्यू में से आप अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट करा रखा है, मकान बनवा रखा है, मरम्मत कराया है, 2 मंजिल था 1 मंजिल और बनाया, 1 फ्लोर और ऐड किया आपने, उसमें भी खर्चा गिरा होगा, उसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट कॉस्ट, वो भी आपकी लागत लगी हुई है, उसको भी आप लेस कर लीजिए। जितने हम परचेज किए थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करिए, और आपने जो बनवाया था इंप्रूवमेंट किया उसको भी लेस कर लीजिए। और इंप्रूवमेंट वाले का भी क्या करेंगे इंडेक्स देंगे, हम 5 साल पहले मरम्मत कराए थे बनवाए थे मंजिल, तो आज की वैल्यू क्या होगी उस पर इंडेक्स दीजिए इनटू करंट ईयर इंडेक्स और नीचे डिवाइड बाई जिस साल कराया थे उस साल का इंडेक्स, अपने वैल्यू आ जाएगी, उसको हटाइए तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब इसमें से आप लेस करेंगे एग्जाम से मिलता है आप लोगों को 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, इन सब का आपको मिलता है डिडक्शन, इनको लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आपका आ गया, ठीक है। अब आप बात करते हैं रेट के हिसाब से कि रेट क्या है सर इस पर, तो रेट ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म पे क्या क्या आपका टैक्स लगता है ये चेक कर लीजिए। उसमें दिया एड्रेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, आपका जो शेयर्स है जो इक्विटी शेयर लिस्टेड है मार्केट में सेल इंस्ट्रक्शन में, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। 15% इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन सच शेयर, अगर आप उस शेयर जब ट्रांसफर करेंगे सेल करेंगे उस पर एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी अगर आप कटिया लगा हुआ है आपने पे किया है, उसके बाद जो आपकी इनकम हुई है उस इनकम का 15% आपको क्या मिलेगा जैसे मिलेगा टैक्स जमा करना है, 15% टैक्स जमा करना है, जैसे इनकम आई उस इनकम का 15% फ्लैट देना होगा बिना स्लैब, क्योंकि स्लैब नहीं लगता 15 देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर short-term capital gain arising from a transaction of undertaken in the foreign currency on a recognized stock exchange located in an international financial services center IFSC would be taxable at a concessional rate of 15% even though STT is not paid despite such transaction, यानी इस पर आपने अगर STT नहीं पे किया है तब भी आपको 15% लग जाएगा टैक्स। और क्या बोल रहे हैं एट ए कंसेशनल रेट ऑफ 15%, मतलब 15% टैक्स देना भी है, उसको क्या कहा जा रहा है वो कंसेशनल है, ठीक है आप पूरा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट की देखो 15 देना उसमें लिखा है कंसेशनल टैक्स देना, आपसे कम दे रहे हैं। और नोट देख लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन arising on transfer of other short term capital assets would be chargeable at a normal rate of tax, जो नॉर्मल टैक्स चलता है स्लैब उस पर लग जाएगा आपका, जैसे कोई प्रॉपर्टी में सेल किया परचेज किया उसके हिसाब से। रेट अभी है लॉन्ग टर्म वाली की बात करें तो लॉन्ग टर्म आप देते हैं अगर तो 112A जिस पर इंडेक्स नहीं मिलता है बताया था हमने आपको अभी, उस पर क्या होगा टैक्स लगेगा आपका 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख ऑन द ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दो शर्तें हो गई, इन चीजों पर लगेगा और 1 लाख से एक्सीड करेगा तब लिस्टेड इक्विटी शेयर इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन एक्विजिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स पर लगा हो इस एसटीटी प्लस यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो या बिजनेस ट्रस्ट हो एसटीटी हैज बीन पेड ऑन ट्रांसफर सच किया गया हो इफ सच ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द इंडस्ट्री, जो पर क्या है वो चीज यहाँ बता रहा है, इसमें इंडेक्स मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो इन लोगों पर जो आपने किया है इनका कहा जा रहा है आपसे यहाँ पर इसका क्या होगा 10% का इस पर टैक्स देना होगा आपको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल कंसेशनल रेट ऑफ 10% देना हो गया है वो कंसेशनल, ठीक है ना, कितना ज्यादा होता है उनमें अंदाजा नहीं है।
बहुत ले जाते टैक्स। हाँ 10% टैक्स तुमको कंसेशनल रेट पर लगेगा, ठीक है ना। और फॉरेन करेंसी है उस पर अपने काम किया आपने अगर, तब उसमें एसडी नहीं भी दिया है तो भी क्या होगा, उस पर 10% आपको लगेगा। और बेनिफिट ऑफ इंडेक्स एंड करेंसी फ्लक्चुएशन वुड नॉट बी अवेलेबल, हमने आपको बताया है ऊपर भी 112 नंबर, इसमें इंडेक्स नहीं मिलता आपको, सुविधा लॉन्ग टर्म पूरा अवेलेबल बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर दिया है पर लॉन्ग टर्म कैपिटल के बारे में, अनलिस्टेड सिक्योरिटी हो तो और डेटा टैक्स हो तो क्या करेंगे। अगर हमारे पास सिक्योरिटी अनलिस्टेड दो टेबल बना दिया हुआ है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी हमारे पास है ऑफ शेयर और क्लोजली हेल्ड कंपनी का, नॉन कॉर्पोरेट अगर है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 10% है, विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स नहीं मिलेगा 10% लगेगा आपका टैक्स, ठीक है। अदर एसएससी हैं आपके अगर तो उसका लगेगा 20% और इंडेक्स बेनिफिट के साथ, यानी बात समझ लीजिए, अगर लॉन्ग टर्म है और आपको नॉन रेजिडेंट फॉरेनर है आप, तो आपको इंडेक्स की बेनिफिट क्या है, नहीं मिलेगी और टैक्स क्या लगेगा 10% लगेगा। अदर एसएससी आप लोग यहाँ के हैं तो आपको इंडेक्स की बेनिफिट मिलेगी और टैक्स रेट क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, यानी तरीके देखा जाए तो इंडेक्स सब मिला तो 20% कर दिए, इंडेक्स नहीं मिल दे रहे थे, मिला था तो 10% देते रहे, तो घुमा फिरा टैक्स गवर्नमेंट ने ले ही लिया हमसे, इधर इंडेक्स बेनिफिट दिया फिर रेट बढ़ा लिया 10 से 20 कर लिया, उनको बेनिफिट नहीं दिया रहा उनको 10% टैक्स दिया। अब लिस्टेड सिक्योरिटीज है या अदर देन अ यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड है, इसमें क्या लगता है 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्स या 20% अवेल करेंगे बेनिफिट ऑफ इंडेक्स, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी, ये कह दिया। अब आप दोनों निकाल देख लीजिए जो आपको दोनों में से अच्छा फायदेमंद हो, यानी कि आप दोनों टैक्स निकाल लीजिए, आप एक बार बिना इंडेक्स बेनिफिट के 10% निकाल लीजिए टैक्स, या इंडेक्स के बेनिफिट लेकर के 20% निकाल लीजिए। अब दोनों में आपका जो बेनिफिट हो आपको वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब कौन सा जमा होगा, जो जिसमें टैक्स कम आएगा या टैक्स ज्यादा आएगा, ऐसे से क्या हो कहेगा कम वाला, जिसमें टैक्स कम बनेगा दोनों में से विदाउट इंडेक्स देना होगा तभी 10%, इंडेक्स देना होगा तो 20%। अब दोनों में टैक्स अमाउंट निकाल लो, तो ऐसे नहीं अमाउंट वाइज, अब जो अमाउंट दोनों में जो कम आएगा वही वो क्या ऑप्शन ले लेगा, वो जो एसएस के लिए बेनिफिट हो जाएगा। और अदर एसेट्स पर लगता है हमेशा 20%, लॉन्ग टर्म का जो आप ट्रांसफर करते हैं वो लॉन्ग टर्म वाले पर हमेशा क्या लगता है 20% का टैक्स लगता है फ्लैट। अब इन केस नोट क्या बता रहा है आपसे, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल और हिंदू द लॉन्ग टर्म गेन ऑफ 112 ए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल से 111 ए shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be subject to tax। जो लिमिट हो ना आप लोगों की 2.5 लाख 3 लाख छूट मिलता है उस लिमिट के ध्यान रखते हुए मिलेगा। नो रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, 6A क्या हो गया, कैन बी क्लेम, यानी कि जो आपको 6A के तहत जो डिडक्शन मिलता है चैप्टर में आपका एलआईसी वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है, टीसी वगैरह टीसी लेकर के, तो उसमें आपको रिडक्शन इसका नहीं मिलने वाला है उसमें, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसको क्या नहीं मिलता है। रिबेट 87 इज नॉट लेवल, आप पढ़े हैं, सिखाया था हमने आपको, इसकी इनकम क्या हो जाए, जो 5 लाख से के नीचे क्या मिलता है उसको 87 है, वही अब बढ़ क्या हो गई है, हाँ नहीं तो आप थी उस समय याद आ रहा है, चलो फिर कवर 87 है फिर कवर करा देंगे आपको, यानी कि रिबेट भी क्या होगा इनको 87 का मिलेगा नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल, 87A पर इनको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बात हो जाएगी, फिर है कहाँ गया, हाँ हाँ फिर इनहेंस सरचार्ज ऑफ 25% एंड 33.7% वुड नॉट बी लेविड, मतलब उस पर नहीं लगाया जाएगा डिविडेंड इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, ठीक है अच्छी बात है नहीं लगाएंगे तो। फिर क्या बोला आपसे 111 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज दोबारा नहीं लगेगा इसके ऊपर, चलो फिर अब यहाँ पर क्या आ जा रहा है, पीरियड ऑफ होल्डिंग सेक्शन बताया 242A के तहत, अब कौन सा कितना होल्ड करेंगे उसी बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो गेन आ रहा है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। भाई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को समझने के लिए भी तो हमको समय चाहिए होगा, क्योंकि अभी हम रोके थे नहीं बताए थे, वो यहाँ आपको समझ में आएगा, 5 लोग रोका था आपने, भाई शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है डिसाइड कैसे होगा, इसके पीरियड बेसिस डिसाइड होता है और सबका सिस्टम अलग अलग रहता है, चार्ट आपके सामने है, आइए आराम से उसको भी इसी पर भी हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए कह रहा है पीरियड ऑफ होल्डिंग सेक्शन में बताया गया, तो एचटीसीए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में बात करें, इफ हेल्ड फॉर क्या लिखा है 12 मंथ्स, क्या लिखा है हेल्ड फॉर
12 मंथ है ना, 12 मंथ से मोर है या लेस, इक्वल टू, लेस देन इक्वल है, हाँ लेस देन इक्वल, लेस देन है मोर देन है, लेस देन इक्वल है, क्या लिखा है, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी यूनिट फंड में हो, यूटीआई में हो या जीरो कमीटमेंट बॉन्ड हो, इस सब में क्या माना है, दो दिया हुआ है आपको, एक तो दिया है शॉर्ट टर्म प्रेफरेंस कब मानेंगे और इसको लॉन्ग टर्म कब मानेंगे, यानी कि हेल रखा है आपने क्या 12 महीने से कम या कोई लिखा लगा ना, अगर आपने सिक्योरिटी 12 महीने से कम होल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, अगर 12 महीने से ऊपर होल्ड कर रखा है आपने, है ना, हेल्प फॉर ऊपर खुला हुआ है बड़ा, ठीक है ना, तो अगर 12 महीने से ऊपर रखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, वो कहेंगे उसको लॉन्ग टर्म, किसको, इधर सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड, सब चीजें यूटीआई या जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब चीजें आप रखा है आपने, अगर 12 महीने से कम होल्ड किए हैं, अगर खरीदा और बेचा, एक काम तो प्रॉफिट होकर बेचते हैं लोग, तो 12 महीने से कम पर आपने बेच दिया, अगर तो शॉर्ट टर्म, आज खरीदा 2-3 महीने बाद बेच दिया, 12 महीने से कम हो गया तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, आज खरीदा और उसको बेचे 18 महीने बाद, तब 15 महीने बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, मतलब 1 साल की अवधि मानी गई है, 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ऊपर रखे हो तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अगर अनलिस्टेड शेयर की बात करते हैं, लैंड और बिल्डिंग और दोनों की बात करते हैं, बोथ की बात करते हैं, ऐसे केस में कहा गया 24 महीने से अगर कम है तब शॉर्ट टर्म माना जाएगा, अगर 24 महीने से ज्यादा है तब क्या होगा, उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे, बात समझे रहो, बहुत अच्छे समझो इसको, अच्छे चार्ट बना हुआ है आपके सामने, उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे, ठीक है, बोल रहा है आपसे। उसके बाद यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, ठीक है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर है, अनलिस्टेड अदर देन शेयर्स है, और अदर कैपिटल एसेट्स आपके पास कोई अगर है तो इसको अगर आप सेल करते हैं अदर कैपिटल एसेट्स के बारे में, तो आप कहा गया आपसे अगर 36 महीने से 3 साल से कम की अवधि पर आपने होल्ड किया हुआ है, सेल कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और 3 साल से ऊपर की रखे सेल करते हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म कहेंगे। आज परचेज किया है, अदर में क्या है, कोई ऑर्नामेंट वगैरह है, कोई ज्वेलरी वगैरह है, आप 4 साल बाद बेच रहे हैं उसको, आज खरीदे हैं और 4 साल बाद बेचेंगे तो क्या माना जाएगा, वो लॉन्ग टर्म कहा जाएगा, और आज खरीदे हैं 2 साल बाद बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म, क्योंकि 36 महीने माना जाता है। अनलिस्टेड शेयर है रखे हैं आप, या लैंड बिल्डिंग कोई बेच रहे हैं, उसमें क्या माना जाएगा, 2 साल, 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से अधिक होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म, ठीक है। और सिक्योरिटी शेयर्स रखे हुए हैं आप अगर, तो 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, ये 3 चीज अच्छे से आप समझ लीजिए, बात समझ में आ गई है, यानी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की परिभाषा हर केस में, हर परिवेश में बदल जा रही है। अगर देख रहे हैं आप शेयर सिक्योरिटी में काम किया है आपने अगर, तो 12 महीने लिया जा रहा है, 12 महीने से कम है तो क्या है, शॉर्ट टर्म, 12 से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर है आपका, लैंड बिल्डिंग दोनों है तो 24 महीने लिया जा रहा है, 24 से कम है शॉर्ट, 24 ऊपर है तो 12, तो 24 ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। और यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड है आपके पास, या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, या अदर कैपिटल होगा, उसके लिए माना गया है 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, और 3 साल से ऊपर है 36 ऊपर तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो बोलो भाई, ठीक है, चलो फिर अब जाके शुरू हो रहा है आपके सामने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो सर ये बताइए अब तक क्या पढ़ाते रहे हम लोग, अब तक क्या पढ़ रहे थे, यानी इंट्रोडक्शन अब करेंगे आप, तो इतना देर से क्या हो रहा था हम लोग का, 1 घंटे से हम लोग क्या कर रहे थे, 1 घंटे जो हम लोग पढ़े अभी हम लोग, तो 1 घंटे हम लोग क्या कर रहे थे, 1 घंटे बाद क्या शुरू हो रहा है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, आओ देखें, अभी तो मतलब टाइम थोड़ा सा आपने एक ओवरव्यू दिया आपको, अब आई शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, देखो लिखा है यहाँ पर, हेड क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि बता रहा है हेड यहाँ पर कि क्या होना चाहिए, ये लिखा है साथ क्या लिखो, क्या लिख क्या रहा है यहाँ पर, ये क्या है, ये ट्रांसफर हो रहा हो, और साथ साथ क्या होना चाहिए उसका, ट्रांसफर हो रहा है, और कैपिटल एसेट्स हो, लिखा ना यहाँ पर, फिर कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो, तो ये क्या बन जाता है इन्होंने, तब बनाया था ये हमारा क्या है, कैपिटल गेन है, वो इसको पहले ही हमने इसको आपको बताया था आपको, वो अभी रिपीट हम लोग कर रहे हैं इस समय। चलिए तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब आपके सामने आ रहा बताया जा रहा है कि क्या होता है सर कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स जाने में क्या क्या आती है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 अ कैपिटल एसेट्स मींस, पहला ध्यान समझो क्या क्या कैपिटल, अभी हमने कहा था ना बनाया डायग्राम, तो बताया था हमने आपको भी कि कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आइटम आएंगे वो सब डिस्कस करने वाले हैं, अब आप कर लेते हैं। और ट्रांसफर में क्या क्या ट्रांसफर माना जाएगा, क्या ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये भी समझेंगे हम लोग, और क्या कैपिटल एसेट्स आता है और क्या कैपिटल में नहीं आता है, ये भी समझ लिया हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 अ कैपिटल एसेट्स मींस, पहला
प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी रखा हुआ है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, कनेक्ट हो चाहे कनेक्ट ना हो, प्रॉपर्टी है ना, चाहे बिजनेस से कनेक्ट हो चाहे कनेक्ट ना हो, बस कोई भी प्रॉपर्टी वो एनी काइंड का वो रखा अपने पास हेल्ड करता है, वो कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। दूसरा क्या बताया गया आपसे, दूसरा कहा जा रहा है आपसे एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has invested in the such security in accordance with the SEBI guideline किया है, वो भी क्या है आपका कैपिटल एसेट्स माना जाएगा आपका। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप जो प्लान लेते हैं हम लोग पैसे जमा करते हैं, जिसका पैसा मार्केट में जाता है, शेयर मार्केट में, तो एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लिया आपने, यूलिप का प्लान लिया आपने जो कि 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुआ हो, टू विच एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई ना होता हो ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख फॉर एनी द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ द सच प्रॉपर्टी, उसको भी क्या मान रहे लोग कैपिटल एसेट्स दायरे में ले आ रहे हैं। इन केस ऑफ वेयर प्रीमियम पेबल इज पर्सन for more than 1 ULIP issued after 2021 and the aggregate of the premium payable on such ULIP exceed 2,50,000, 2.5 लाख से ऊपर का आपने प्रीमियम जमा कर दिया उसके ऊपर for any of the previous year during the term of any such ULIP, the exemption under section 10D would be available in respect of the those ULIP at the option of the SEC whose aggregate premium does not exceed 2.5 lakh for any of the previous year during that all ULIP will be कैपिटल, सारा यूलिप क्या मान लेंगे उसको हम लोग कैपिटल एसेट्स उसको माना जाएगा। नोट क्या बोल दिया यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोट देखिए आप, प्रीवियस रिलेटिंग द दिस टू फैसिलिटी ऑफ अदरवाइज यूलिप इशूड ऑन आफ्टर 1 फरवरी 2021 आर नॉट बीइंग मेड एप्लीकेबल एट इंटरमीडिएट लेवल, उसमें छोड़िए इसको मतलब यहाँ पर नहीं, अभी नहीं देखिए आप इसको छोड़ रहिए, अभी आप यहाँ आइए पहले भी। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड, अभी तो आपने देख लिया, समझ लिया कि कैपिटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। कोई प्रॉपर्टी हेल्ड करते हो, फर्निचर हेल्ड करते हो, स्टॉक हेल्ड करते हो, शेयर मार्केट में शेयर हेल्ड करते हो, ठीक है, या आपने यूनिट प्लान ले रखा है, सुपर में जमा किया है, सब आपके कैपिटल एसेट्स के दायरे में आता है। अब बता रहा है स्टॉक इन ये हाउएवर डज नॉट इंक्लूड, कि क्या क्या आपके कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं होता है, क्या क्या नहीं आता है। उसमें हो गया एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटी रेफर टू, सिक्योरिटी छोड़ करके आप कोई स्टॉक रखे हैं भाई, स्टॉक जैसे फर्नीचर वाला फर्नीचर सेल कर रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा, हमारे लिए क्या है, फर्नीचर एसेट्स है, लेकिन जो सेल किया उसके लिए उसका भी एसेट्स है नहीं, उसके लिए गुड्स है, ठीक है, सेल कर रहा है गुड्स है ना, तो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड माना जा रहा है उसके लिए, तो इसका वो बेच रहे हैं तो क्या कहेंगे ये उनके लिए स्टॉक, तो वो ट्रेडिंग के लिए पर्पज रखे हुए हैं, जो स्टॉक जिसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा तो वो फिर उसका एसेट्स नहीं माना, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड नहीं माना जाएगा। भाई समझा रही है ना, समझा रही है भाई, जैसे समझा जो भी एसेट परचेस किया हमने, ये लिया ऐसी है तो क्या हमारे लिए एसेट तौर पे जा रहा है, लेकिन जो सेल कर रहा है उसके लिए क्या स्टॉक इंटेड है, तो थोड़े बोलेगा एसेट बेच रहे हैं, तो मेरे जो स्टॉक है उनको इसी का परचेस सेल करते हैं हम, तो इसमें नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, छूट जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, पर्सनल इफेक्ट, इसके बारे में भी कल हमने बहुत समझाया था आपको कि पहले गवर्नमेंट कहती है कि हम पर्सनल इफेक्ट्स को नहीं लेंगे, यानी आपके जो पर्सनल इफेक्ट्स होंगे उसको हम लोग कैपिटल एसेट्स में नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ करके उसको हम मानेंगे, पर्सनल में भी मानेंगे कैपिटल एसेट्स। क्या क्या, पर्सनल इफेक्ट्स दैट नॉट टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपैरेल एंड फर्नीचर वगैरह, है ना, वियरिंग अपैरेल जो आप पहनते हैं यूज करते हैं कपड़े वगैरह, या फिर फर्नीचर यूज करते हैं, हेल्प फॉर द पर्सन यूज फॉर द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम, आप लोग पर्सनल हर परिवार में कोई यूज कर रहे हैं सामान, फर्नीचर यूज कर रहे हैं या कोई पहने बच्चे कपड़े रखते यूज कर रहे हैं, ये सब शेयर करेंगे तो उसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। इसको गवर्नमेंट कहती है आपके पर्सनल इफेक्ट्स हैं, इसको शेयर करने परचेस करने से हम नहीं लेंगे आपसे, मत लीजिए। लेकिन हाँ एक्सक्लूसिव एक्सक्लूशन छोड़ के, क्या छोड़ना है, ज्वेलरी, ज्वेलरी भी आपकी पर्सनल है, यही पहनते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन क्या इसे छोड़ करके ज्वेलरी अगर आप बेचेंगे पर्सनल तो कैपिटल एसेट्स दायरे में आएगा, ध्यान रहे, ऊपर लिखा है नॉट इंक्लूडिंग इन कैपिटल एसेट्स, और नीचे बता रहा है दूसरे पॉइंट में कि पर्सनल इफेक्ट नहीं लेना है, लेकिन उसमें भी एक्सक्लूजन है, यानी कितने चीजों को लेना है, क्या क्या लेना है, ज्वेलरी, एक्लॉजिकल कलेक्शंस और ड्राइंग्स, पेंटिंग, पिक्चर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, इन सब चीजों से क्या हो जाएगी, पेंटिंग वगैरह बड़ी महंगी बिकती है, ये सब आप पर्सनल इफेक्ट नहीं रखेंगे, छोड़ दीजिए, ये सब पर्सनल होने के बावजूद पर्सनल नहीं रहेगा और इसको कैपिटल एसेट्स दायरे में जोड़ लिया जाएगा, कैपिटल एसेट्स माना जाएगा,
ठीक है ना। बाकी छोड़ते हैं, पता छोड़े आपने, सब तो ले लिया आपने, पर्सनल छोड़ के भी बहुत कुछ, पर्सनल जो जो वैल्यूएबल था सब तो ले लिया आपने, तो क्या बोले नहीं छोड़ेंगे। अब क्या है, अब सर तो कह दिए तो पढ़ना पड़ेगा ही। अब क्या आ रहा है, अब आपसे बता रहा है क्या होता है ज्वेलरी, डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी ये बताएंगे ईसा जी। सोनाली जी आप तो बता ही लेंगी ज्वेलरी क्या होता है। गोल्ड की होती है और नहीं होती है, सिल्वर नहीं होती है, डायमंड नहीं होती है ज्वेलरी। देखो ज्वेलरी इज द कैपिटल असेट्स एंड द, लिख दिया ना आप, फिर माना जाएगा आपका कैपिटल असेट्स। प्रॉफिट और गेन arising from the transfer of jewelry held for personal are chargeable to tax under the head of capital gain। भले वो आप पर्सनल रखे हो, पर्सनली पहनते हो, तब भी क्या है वो चार्जेबल टैक्स होगा। इसको आप पर्सनल इफेक्ट नहीं कर सकते, भले पर्सनल क्या हुआ टैक्स लगेगा। फॉर दिस पर्पस द एक्सप्रेशन ज्वेलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब बता रहा है ज्वेलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। पहला है ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी एलॉय containing one or more of such precious metal, whether or not containing any precious, semi-precious stones, and whether or not worked or saved into the wearing apparel। आप पहनने वाला हो, ना पहनने वाला हो, सोने का हो, चांदी का हो, मेटल का हो, मतलब किसी प्रकार कोई स्टोन वगैरह, हीरा, पत्थर, पोखराज कभी होते हैं, हीरा मोती सब कुछ होता है, सब पत्थर तो है, ये सब स्टोन जो है ये सारे सब प्रीशियस होते हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप परचेस सेल करेंगे सब ज्वेलरी में आता है, ये ज्वेलरी है। अगर अपना रिंग बेचते हैं क्या ज्वेलरी मानते हैं, ये टैक्सेबल मत हो जाए तुरंत हमारे लिए, स्टोन भी क्यों ना हो, अब स्टोन में लगा हुआ है इसके साथ अलग है तो क्या माना जाएगा, कैपिटल असेट्स माना जाएगा इसका। ठीक है, फिर पीसी और सेमी स्टोन वेदर द नॉट सेट इन द एनी फर्नीचर स्टील यूटेंसिल और अदर आर्टिकल और वर्ड और सेम इनटू द एनी वियरिंग अपीयरेंस से इसमें चले जा रहे हैं। ठीक है, प्रीशियस अगर तो लग जाएगा, ये सब आपका लगेगा। तीसरा रूरल बता रहा है, याद रहे हम लोग पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपके कैपिटल से इंक्लूड नहीं होने वाली थी और उसके बीच में जोड़ दिया ये होने वाली थी। नहीं पहला पॉइंट क्या था उसमें, क्या नहीं होने वाली थी, फिर से बात बता दें, आप भूल जाएंगे पढ़ क्या रहे हैं, बच्चे भूल जाते हैं। फर्स्ट में क्या था, हमने अभी देखा था कि क्या क्या हमारा हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड, यानी कैपिटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। उसमें पहला था स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स होता है उसको कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं करेंगे हम लोग। दूसरा हमने पढ़ा पर्सनल इफेक्ट्स, इसको शामिल नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन लेकिन उस पर्सनल इफेक्ट में ये सारी चीजें ज्वेलरी वगैरह सब क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है ना। और फिर तीसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, रूरल एग्रीकल्चर, ये भी क्या होगा, कैपिटल शामिल नहीं होगा। In India, that is a agricultural land in India which is not situated in any specified area. As per the definition, only rural agricultural land in India are excluded from the purview of the capital assets. Hence, urban culture agricultural lands constitute capital assets accordingly. Urban का जमीन है तो assets माना जाएगा capital आपका assets, लेकिन अगर रूरल में है तो नहीं मानेंगे। एग्रीकल्चर लैंड डिस्क्राइब इन द, अब इनसे दिया हुआ है क्या होता है कैसे होता है। Again, tax agriculture बता रहा है agricultural land situated in any area within the jurisdiction of a municipality or cantonment board having population or not less than 10,000। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बता रहा है अगर उससे ऊपर रहेगा तो आपका डेसिमल लग जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद सच डिस्टेंस मेजर एरियली इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सोन रेंडर, इन सब चीजों में आपको लग जाएगा। अब इसमें शॉर्ट एरिया बताया गया आप लोगों को कि भाई एरिया वाइज भी है आपके नगर निगम के साथ, कंटोनमेंट के सपोर्ट के हिसाब से, और पॉपुलेशन वाइज भी है। तो कौन कौन से एरिया पर लगना लग मानेंगे रूरल, कौन सा मानेंगे अर्बन, 2 किलोमीटर से कम दायरे में आते हैं। अगर देख रहे हो ना, अगर है आ रहा है एरिया आपका 10,000 से ऊपर होना चाहिए, 1 लाख पॉपुलेशन हो जाए आपका, या फिर अराउंड जो आपका सर्किल चल रहा है 6 से 8 किलोमीटर में 10 लाख तक के लोग हो जाते हैं आपके। इसके ऊपर है तो अर्बन है और कम है तो बन जाते हैं आपके लिए। बाकी आप इसमें देखिएगा समझ में आएगा। ठीक है ना। अब इसकी आपका होमवर्क रहेगा, एग्जाम्पल 1 दिया है इसमें। अब आप उससे निकालेंगे कि जो जो रहता है अगर कहाँ क्या माना जाएगा, उसको अर्बन माना जाएगा कि एरिया को कि क्या माना जाएगा। शॉर्टेस्ट रियल डिस्टेंस के हिसाब से माना जाएगा। इज द लैंड इन दिस एरिया, दिया है आपको यहाँ पर आंसर में, इज द कैपिटल एसेट्स। तो इसमें अब आप एरिया वाइज देखेंगे, बताएंगे कि अगर क्या कैपिटल एसेट्स आता है कि नहीं आता है। जिसका शॉर्टेस्ट रियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड रेफर टू आइटम ए। ठीक है, और पॉपुलेशन दिया, मतलब एरिया दिया है और दिया पॉपुलेशन उस बोर्ड से।
तो फिर ये बताया कि बताया कि 1 किलोमीटर जा रहा हो, ठीक है ना, और वहां का ऑप्शन क्या है 9000 ही है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, क्या वो कैपिटल इंडेक्स माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगर 1.5 किलोमीटर भी एरिया हो और ऑप्शन 12,000 रुपया हो गया तो वहां लिखा था 10,000 से ऊपर, 10 के ऊपर अगर ऑप्शन हो गई है तो क्या लिखा था इंडिया एरिया कैपिटल सेट्स, तो यस हो जाएगा, 12,000 ऊपर हो चुका है दोनों उसको भी। अगर 2 किलोमीटर में और 11 लाख है तो वहाँ लिमिट था 10 लाख का, तब भी हो जाएगा, यस माना जाएगा, आपका कैपिटल माना जाएगा उसको। 3 किलोमीटर है 80,000 है, नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पर बताया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेक किया गया था आप लोगों को, 3 क्या 1 लाख होना चाहिए था, दिखा रहे हैं आप 80,000 खाली है, 2 6 के बीच में क्या लिखा है 1 लाख, वहाँ क्या थे 80 पर थे, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि किलोमीटर और साथ साथ आपका पॉपुलेशन दोनों मायने रखता है, किसके हिसाब से उस एरिया का हम कैपिटल एसेस माने कितना माने, यानी वहाँ का पॉपुलेशन और साथ साथ वहाँ का एरिया नगर निगम कंट्रोवर्ट से कितना दूर है, कितना कवर कर रहा है, तो दोनों मायने रखता है, खाली एरिया और नहीं उतना नहीं, एरिया के साथ साथ पॉपुलेशन दोनों मिला के देखेंगे, उस हिसाब से तय करेंगे लिमिट के हिसाब से कि हम वहाँ का एरिया मेरा कैपिटल एसेस में आएगा कि नहीं आएगा। बहुत आउट हो जाता है, पॉपुलेशन कम हो जाती है, बोलते हैं वही कहता है रूरल, उसी बोलते हैं रूरल एरिया, और वहाँ पर टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, कैपिटल एसेस नहीं माना जाएगा उसको। इस तरह बनाएंगे सब लोग कवर कर लेता है। ठीक, क्या रहा आपका इसमें एक्सप्लेनेशन, तो आपने कर लिया हमने, उसके बाद अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक होमवर्क कर लेंगे आप इतना, चलिए तो यहाँ तक। अब इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, गेन एरिंग कैन बी ट्रांसफर अर्बन एग्रीकल्चर है, जो कर लिया। अगर अर्बन करते हैं तो क्या होगा, और गोल्ड करते हैं और स्पेशल बियर बॉन्ड होता है, सब क्या है ऐसे प्रोसेस में नहीं आने वाली चीजें हैं, 5-6 चीजें आप गोल्ड पर भी आपको बॉन्ड को नहीं आता है इन चीजों में। जो अभी हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक हम लोग ने किया कि क्या क्या आपका कैपेसिटी में नहीं आता है, इसका एक चार्ट भी है, बस इसको आज नहीं, इसको हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो फिर रिवीजन भी हो जाएगा हम लोगों का और कवर भी कर लेंगे, इसी चार्ट से हम लोग कवर करेंगे, यहाँ तक आप कवर करके आइएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय। बहुत बोरिंग नहीं लग रहा है।